नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि इजरायल ने ईरान पर जबरदस्त हमला कर दिया है। अभी प्रधानमंत्री मोदी अपनी 2 दिवसीय यात्रा पूरी करके 27 फरवरी को इजरायल से वापस आई हैं और उसके दूसरे दिन ही इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल तेहरान में कई जोरदार धमाके हुए। इजरायल ने इसे प्रिवेंटिव अटैक यानी कि एहतियाती सैन्य कार्रवाई बताया है। इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने पूरे देश में सायरन भी बजा दिए और लोगों के मोबाइल पर अलर्ट भी भेजकर सुरक्षित जगहों पर पास रहने को कहा है। और रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ये अलर्ट इसलिए जारी किया गया है क्योंकि ईरान की तरफ से भी मिसाइली हमले की आशंका, यानी कि इजरायल संभावित जवाबी हमले के लिए भी तैयार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर जिनेवा में बातचीत चल रही है। तो क्या ये सैन्य कार्रवाई कूटनीतिक कोशिशों को पटरी से उतार देगी और क्या ये अब मिडिल ईस्ट में बड़ा टकराव होने वाला है? फिलहाल हालात बेहद तनावपूर्ण है। अब ईरान इसका कैसे जवाब देता है, ये देखने वाली बात होगी। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे और इस पर ट्रंप का भी बयान आया है, अमेरिका का भी बयान आया है, क्योंकि वो भी इस हमले में शामिल है। तो उस पर क्या कहा है ट्रंप ने, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ ही साथ भारत में आप देख रहे हैं कई दिनों से यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। काफी बवाल देश भर में देखने को मिल रहा है और आज राहुल गांधी के बब्बर शेरों को आधी रात को जमानत मिल गई और उस जमानत मिलने के बाद मोदी जी बौखलाहट में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको लेकर भी आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर जैसा कि हम लोग बहुत दिनों से आशंका जता रहे थे, अमेरिका बार बार कमेंट कर रहा था, बार बार टिप्पणी कर रहा था, ईरान को धमकियां दे रहा था। ईरान भी सामने से ट्रंप को धमकी दे रहा था कि भाई अगर ऐसा हमला हुआ तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। इस बीच बिना कोई, आप देखते हैं कि किसी भी तरीके की कोई बातचीत नहीं हुई और अचानक से ईरान पर हमला कर दिया गया इजरायल के द्वारा। तमाम तरह के जो धमाके हैं वो हुए हैं ईरान में और इसको लेकर के जो खबरें आ रही हैं वो भी बहुत ज्यादा भयावह तस्वीरें जो है वो धमाके की सामने आ रही हैं। एक एक करके तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये जो हमला हुआ है सर, इसको आप कैसे देखते हैं? इजरायल तो कह रहा है कि प्रिवेंटिव अटैक है, यानी आत्मरक्षा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये वाकई में आत्मरक्षा है या फिर खुली आक्रामकता है? जय संविधान। देखिए, वास्तविकता ये है निधि कि युद्ध जो है वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। वो अंतिम रेवोल्यूशन होता है, मतलब एक अंतिम कदम होता है। सबसे पहले नेगोशिएशन की आवश्यकता है। नेगोशिएशन के बाद ये देखना है कि जो उचित चीज है वो हो। भाई, अमेरिका के पास परमाणु शक्ति है, बहुत सारे परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। ईरान कह रहा है कि उसका जो भी परमाणु कार्यक्रम है वो युद्ध के लिए नहीं है और बिल्कुल शांति के लिए है। जैसे परमाणु, उसका उपयोग जो है कई जगह पे होता है, लेकिन ये दादागिरी है। मैं इसको दादागिरी मानता हूं। इसका मतलब यह है, रूस और यूक्रेन का युद्ध आप रुका नहीं पाए। इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में युद्ध चालू हो गया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया है, अफगानिस्तान भी कह रहा है हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। तो ये जो एक अशांति का क्षेत्र बन रहा है और पूरा हर देश एक दूसरे से भिड़ा हुआ है, क्या इसका फायदा उठा के चीन इस प्रकार का कोई दुस्साहस नहीं करेगा कि वो जाके ताइवान के अंदर अटैक कर दे या हमारे सीमावर्ती इलाके में कोई अटैक कर दे? क्योंकि देखिए, हर चीज जो है उसका समाधान नेगोशिएशन के माध्यम से होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अभी 2 दिन पहले ही इजराइल से लौट के आए हैं और आप सब जानते हैं कि भारत जो है वो शांति का दूत है। हम शांति के हिमायत रहे हैं और इस प्रकार से अगर होगा, अगर ये फ्लेयर अप होता है और आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसके फ्लेयर अप होने की पूरी चांस है, ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। कल ही चीन ने ये पूरी तरह से चेतावनी दे दी थी अमेरिका को कि अगर ईरान के ऊपर अटैक हुआ तो हम आपको जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं उनकी सप्लाई रोक देंगे। तो इसका मतलब यह है कि क्या विश्व जो उस अशांति की ओर बढ़ रहा है जिसे हम लोग अवॉइड करना चाहते थे, इसका मतलब यह है कि जो गरीब हैं, जो आर्थिक, क्योंकि तेल के दाम बढ़ेंगे, तेल के दाम बढ़ेंगे, जैसे आवागमन का जो खाड़ी है उसको ईरान ने बंद कर दिया है, तेल के दाम बढ़ेंगे। पूरे विश्व के अंदर वैसे ही मंदी की मार चल रही है, वो और ज्यादा बढ़ेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह के आए थे कि मैं सारे युद्ध जो चल रहे हैं उनको रोकूंगा। उनको तो आप रोक नहीं पाए, केवल भारत और पाकिस्तान के बीच में आप युद्ध रोक पाए। उसमें भी आप क्लेम करते हैं आपने रोका, लेकिन हमारा देश मानने से इनकार करता है। हम कहते हैं कि हम नहीं मान रहे हैं।
तो इसका मतलब एक नया युद्ध आप शुरू करा देंगे। बड़ी मुश्किल से जो पिछली बार का युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में यह भी पता चला था कि ईरान हल्का नहीं है, 19 नहीं है। ईरान के पास एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है, एक बहुत बड़ा देश है, पुराना देश है, एक पुरानी सभ्यता वाला देश है। तो इसका माने आप प्रोवोक कर रहे हैं। आपने प्रीएम्प्टिव अटैक कर दिया जबकि नेगोशिएशन चल रहे थे ईरान और अमेरिका के बीच में। उस समय इजराइल ने अटैक किया, और मोदी जी का 2 दिन पहले वहां से लौटना, और जब ये झप्पी हो रही थी और एक दूसरे का चुंबन हो रहा था, तो किस प्रकार का आदान प्रदान हो रहा था, किस प्रकार के मंतव्य बन रहे थे, क्योंकि पूरे विश्व को अशांति की तरफ ढकेलना। देखिए, किसी हमारे देश, अभी देखिए सोशल मीडिया में चालू हो गए हैं भक्तगण, वो इजराइल का प्रशस्ति करनी शुरू कर दी है उन्होंने, क्योंकि लड़ाई जो है वो मुसलमान और उनके बीच के, ये भी बात नहीं समझ रहे हैं वो। ईरान जो है वो शिया डोमिनेटेड एरिया है, पाकिस्तान जो है वो सुन्नी डोमिनेटेड एरिया है। और इसीलिए आपको पता होगा इराक और ईरान के बीच में भी जो युद्ध था, क्योंकि ईरान शिया डोमिनेटेड था और सुन्नी डोमिनेटेड इराक था, और पाकिस्तान भी सुन्नी डोमिनेटेड है। तो वहां के केवल इस बात से खुश हो जाना कि वो मुसलमान है, और मुसलमान देशों में अगर इस प्रकार से आक्रमण करके ये फ्लेयर अप होता है, फ्लेयर अप होगा, अब इसको रोकने की कोई संभावना तो है नहीं। अगर अमेरिका के गुर्गे इजराइल द्वारा जैसे अटैक किया जाता है और 24 घंटे के अंदर आपको खबर मिल जाएगी। अच्छा, ये भी बात बिल्कुल पक्की है कि ईरान के पास ऐसी ऐसी मिसाइल्स हैं, ऐसी ऐसी मिसाइल्स हैं जो 10,000 किलोमीटर की रेंज तक स्ट्राइक कर सकती हैं। तो अमेरिका के जो मित्र राष्ट्र हैं गल्फ कंट्रीज में, उनका क्या होगा? अमेरिका तक वो वार कर सकते हैं, उसका क्या होगा? तो भाई हमें तो ये कोशिश करनी, जबकि कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि विश्व को विश्व युद्ध की तरफ झोंका जाए। लेकिन ये इजराइल का दुस्साहस है, ये अमेरिका का दुस्साहस है, इसकी निंदा होनी चाहिए। हमने, रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया था, हमने उसकी भी निंदा की थी। हमारे यहाँ पहलगांव पुलवामा हुआ था, उसमें भी हमने पाकिस्तान की निंदा की थी। और इजराइल ने जो पहल की है जबकि नेगोशिएशन चल रहे थे, हम इसकी भी निंदा करते हैं। और भारत ने एक पुराना मित्र ईरान भी खो दिया है, और एक पुराना मित्र आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं उनसे हमने दुश्मनी ले ली है। इसको हम कहते हैं कि हमारी विदेश नीति इससे बेहतर होनी चाहिए। विश्व के अंदर शांति का पैगाम लेके भारत हमेशा खड़ा है, और जिस तरह से हमने पैलेस्टीनियंस को, ईरान को छोड़ा है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। बिल्कुल आपने ठीक कहा है सर, लेकिन ये जो हमला है, क्या ये हमला ईरान और अमेरिकी परमाणु वार्ता को खत्म करने की रणनीति है? क्योंकि अगर ईरान जो है वो जवाबी मिसाइल हमला करता है, तो ये जो युद्ध है वो बहुत ज्यादा छिड़ जाएगा। और भारत के लिए इस तनाव का क्या मतलब है? तेल, व्यापार और कूटनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, वो तो जैसे, भाई कोई भी युद्ध जो है, कहीं भी युद्ध अच्छा नहीं होता। जैसे एक प्रश्न ये हुआ कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया, अफगानिस्तान ने कहा कि हम भी अटैक करेंगे और हम सीधे रावलपिंडी को हिट करेंगे। देखिए, अगर आपके पड़ोस में अशांति है तो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि देखिए होगा कि अगर फ्लेयर अप होगा, तो अगर फ्लेयर अप होगा तो क्या होगा? अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में फ्लेयर अप होता है तो अफगानिस्तान से लोग भाग भाग के या तो ईरान जाएंगे या भारतवर्ष आएंगे। जैसे आपको पता है कि जब ईस्ट पाकिस्तान के अंदर 1971 में हुआ था तो क्या हुआ था? करोड़ों लोग बांग्लादेश से भारत की सीमाएं क्रॉस करके आ गए थे, और आज हम उनको रोहिंग्या कहते हैं और उनको एसआईआर में उनके नाम काटने की बात करते हैं। और मैं, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और अफगानिस्तान के बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पढ़ाए जाते थे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम थी जिनके तहत उनको सब्सिडाइज फॉर्म, मैंने उनका सिलेक्शन भी किया, उनको पढ़ाया भी, और वो भारत में आके इतने ज्यादा खुश होते थे, क्योंकि वो बिल्कुल, उनके यहाँ जो लड़कियों को ज्यादातर 80% उसमें लड़कियां होती थी, क्योंकि लड़कियों को पढ़ने की और स्वतंत्रता की आजादी नहीं है, और वहां पे उनको खुली हवा मिलती थी, तो वो बड़ी इज्जत करते थे और भारत को प्यार भी बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन ये जो अशांति पैदा होगी, वो चीन जो है वो पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहा है, अफगानिस्तान पे अटैक करो, उधर इजराइल जो है वो प्रोवोक कर रहा है ईरान को। तो हमें तो ये कोशिश करनी चाहिए कि विश्व के अंदर शांति बने। जैसे मोदी जी ने, पहले बताया गया था कि मोदी जी ने फोन करके रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध रुकवा दिया है। अरे वो युद्ध तो अभी तक चल रहा है, 3 साल पूरे हो गए, यहाँ 2 युद्ध और शुरू हो गए, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया। और इसी बात का, जब सब लोग सब पे अटैक कर रहे हैं, तो चीन भी ताइवान पे और भारत पे कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर सकता है। खैर, हम उनका मुंहतोड़ जवाब देंगे, हम किसी से डरते वरते नहीं है। लेकिन आपके पड़ोस में जो अशांति है
वो विश्व जी की सर, और मैं इस वक्त की बड़ी खबर बताना चाहूंगी कि उत्तरी इजराइल में ईरान ने भी बड़ा हमला कर दिया है और कई सारी मिसाइलें दागी हैं, कई सारे मिसाइल अटैक किए हैं। तो यह हमला अब वहां पर भी शुरू हो गया है। जिस तरह से सायरन बजाने की जो चेतावनी है वो इजराइल ने दी थी, अपने नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर जाने की बात कही थी, और अब तुरंत ही उसका जवाब भी सामने आ गया ईरान की तरफ से। अच्छा निधि, एक चीज तुम बताओ। चलिए, इसराइल के अंदर तो बताते हैं कि उनके पास बंकर्स हैं जहां पे लोग जाके छिप जाते हैं। ये भी बताते हैं बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड नेशंस हैं कि जितनी जनसंख्या है, जनसंख्या से ज्यादा बंकर्स हैं कि जब भी अगर इस प्रकार का सायरन बजे तो दे आर सेफ। ये बताओ, तुम्हारे लखनऊ में कोई बंकर है क्या? जहां मैं रहता हूं कोई बंकर है क्या? सीमावर्ती इलाकों को छोड़ दो। अरे, अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए कम से कम, और बंकर्स में इतनी बुरी हालत, जैसे यूक्रेन में हमने देखा, रूस के अंदर हमने देखा, हमने सारे देशों में देखा कि बंकर्स के अंदर किस प्रकार की स्थिति होती है। बिल्कुल जैसे घर के अंदर रहते हैं उस तरह से बंकर्स में रहते हैं, और महीने महीने 2-2 महीने रह लेते। हमारे यहाँ एक भी बंकर नहीं है। अगर हमारे यहाँ कुछ हो जाए तो हम लोग तो भैया खुले आसमान के नीचे अपनी भारत माता के लिए शहीद होने के अलावा हम कर क्या सकते हैं? तो देखिए, ये बिल्कुल पक्की बात है कि ईरान काउंटर अटैक करेगा। उनके पीछे रूस भी खड़ा है, रूस भी खुंदक खाया हुआ है। रूस का भी जिस प्रकार से तेल की सप्लाई भारत को करता था, वो उसने बंद, अमेरिका ने के दबाव में हमने बंद कर दिया है। रूस भी खुंदक खाए बैठा हुआ है। और ये भी बात बिल्कुल पक्की है कि अफगानिस्तान और ईरान की सीमाएं आपस में मिलती हैं। ये बहुत बड़े खतरे हैं, अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत बड़े खतरे हैं, और देश की शांति और देश के दूरगामी। और इसके बाद दो महाशक्तियां जब ये सामने सामने आके खड़ी हो जाएंगी, तो मुझे इस बात की चिंता है कि अमेरिका तो देखिए वो देश है जिसने हर उस देश को बर्बाद करने की कोशिश की है जिसके पास तेल है। और इसलिए, क्योंकि हम अपने क्षेत्र में अपनी सुप्रीमेसी चाहते थे, हम चाहते थे कि हम चाइना से बड़े होकर उभरें, और इसके अमेरिका ने केवल हमारी गटाई दबा के, गले को दबा के जिस प्रकार से किया है, ट्रेड डील का और दुनिया भर की चीजें की है, और उसके बाद इजराइल ने जैसे ही ईरान से इनिशिएटिव की लिया है इस युद्ध का, ये मेरे ख्याल से बहुत अनुचित है। ये विश्व के लिए, कल्याण के लिए बहुत अनुचित है। एंड इनको सबको कंडेम करना चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध भी बंद होना चाहिए, पैलेस्टीनियन और इजराइल युद्ध भी बंद होना चाहिए, और भारतवर्ष को भी इजराइल का साथ छोड़ के विश्व शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। ये बात तो आपने ठीक कही सर, लेकिन जब तक ट्रम्प है मुझे नहीं लगता कि किसी देश में शांति आ सकती है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और बहुत बड़ा बयान उन्होंने साफ तौर से दे दिया है और कहा है कि ईरानी सेना हथियार डाल दे, नहीं तो पूरी तरह से तबाही के लिए तैयार रहे। क्या कहा है उन्होंने, उनका बयान सुनवाते हैं। The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. Among the regime's very first acts was to back a violent takeover of the U.S. Embassy in Tehran, holding dozens of American hostages for 444 days. In 1983, Iran's proxies carried out the Marine barracks bombing in Beirut that killed 241 American military personnel. In 2000, they knew and were probably involved with the attack on the USS Cole. Many died. Iranian forces killed and maimed hundreds of American service members in Iraq. The regime's proxies have continued to launch countless attacks against American forces stationed in the Middle East in recent years, as well as U.S. naval and commercial vessels and international shipping lanes. It's been mass terror, and we're not going to put up with it any longer. From Lebanon to Yemen and Syria to Iraq, the regime has armed, trained, and funded terrorist militias that have
soaked the earth with blood and guts. And it was Iran's proxy, Hamas, that launched the monstrous October 7th attacks on Israel, slaughtering more than 1,000 innocent people, including 46 Americans, while taking 12 of our citizens hostage. It was brutal, something like the world has never seen before. तो ये ट्रंप का बयान है और ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की मिसाइल क्षमता और नेवी हर तरह की सैन्य ताकत खत्म कर दी जाएगी। ईरानी सेना अपने हथियार डाल दे तो उनके साथ नरमी बरती जाएगी, वरना सिर्फ और सिर्फ तबाही और मौत मिलेगी। जैसा कि युद्ध में होता है, हमारे कुछ सैनिकों को नुकसान हो, लेकिन हम ये आज के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए कर रहे हैं। अमेरिका को फिर कभी खतरा ना हो। और ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि हमने डील करने की कोशिश की, लेकिन ईरान सिर्फ बुरा काम करना चाहता है। भाई, इन्होंने जब इराक के ऊपर अटैक किया था और सद्दाम हुसैन को इन्होंने पकड़ के और फांसी पे चढ़ाया था, या कर्नल गद्दाफी के साथ किया था लीबिया में, और ये कहा था कि इराक जो है और लीबिया जो है ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है, तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहाँ है, कहाँ है? लेकिन देखिए, अमेरिका को ये ध्यान रखना चाहिए, अमेरिका को ये ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो देखिए, वर्ल्ड वॉर या इस प्रकार की न्यूक्लियर वॉर जो है ये मैनकाइंड के लिए अच्छी नहीं है। अफगानिस्तान में क्या हुआ था आपके साथ? भागना पड़ा था ना आपको अफगानिस्तान छोड़ के। वियतनाम में आपका क्या हुआ था? वियतनाम तो उस जमाने में बहुत ही कमजोर राष्ट्र था, बाद में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो उसके बाद उसका हुआ है, लेकिन आपको दांत के चने चबा दिए थे ना उसने, लोहे के चने चबवा दिए थे ना। तो इस प्रकार की शेखी बघारना आवश्यक नहीं है, थोड़ा मॉडरेट हो जाइए। लेकिन देखिए, असलियत क्या है, जहां जहां रिजीम खतरे में होती है, जहां जहां रिजीम खतरे में होती है, वो युद्ध का उन्माद में जनता का इमोशनल सपोर्ट ले लेती है। आपको याद है 2019 में भारतीय जनता पार्टी के जीतने का कोई चांस नहीं था, इतना ज्यादा लोग खिलाफ हो गए थे। लेकिन पुलवामा में जिस प्रकार से हमारे 40 जवानों की शहादत हुई, शहादत पे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होना चाहिए था, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे फायदा उठा लिया गया। और 2019 और ये आज तक नहीं पता चला कि आरडीएक्स कहां से आया था, क्यों उन्हें रोका नहीं गया था, कौन उसका दोषी था, कुछ नहीं पता चला। बिकॉज युद्ध का अनुवाद, युद्ध के अनुवाद से एक राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र धर्म, और जो भी कोई प्रश्न पूछे कि तुम जो है सेना के साथ नहीं हो, तुम देश के साथ नहीं हो, इस तरह का अनुवाद पैदा करना, वही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। भाई, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों में भीड़ है, लोग जो है डोनाल्ड ट्रंप को अपोज कर रहे हैं, जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप अपने को कंडक्ट कर रहे हैं। और वहां का सुप्रीम कोर्ट भी उनके निर्णयों को पलट रहा है कि ये जो आर्बिट्रेरी आप टैरिफ लगा रहे हैं, जो बना रहा है, किस देश पे लगा रहे हैं, किसी को पकड़ रहे हैं, किसी को छोड़ रहे हैं। अरे जैसे घर की आपकी बनिए की दुकान हो गई कि जो बनाएगा जिसको दाम देंगे। अरे यार, आप विश्व के एक बड़े देश हैं, ये बनिए की दुकान का मतलब बनियों का अपमान नहीं कर रहा हूं, बनिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे देश में मोदी जी भी बनिया है, शाह साहब भी बनिया है, अंबानी साहब भी बनिया है, अडानी साहब भी बनिया है। मैं बनियों के अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं केवल अपनी बात कह रहा हूं। बनिए की दुकान का मतलब कि जो मना है आप कर लें, फायदे में बेच दें या उसमें बेच दें। लेकिन असली जो है ये डोनाल्ड ट्रंप उसका, और यही नेतन्याहू के साथ हाल है। नेतन्याहू भी अपने देश में घिरे हुए हैं और इस बात की बहुत संभावना है कि चुनाव हार जाएंगे। और अमेरिका के अंदर भी जो बाई इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें भी ये संभावना है कि रिपब्लिकन चुनाव हार जाएंगे, डेमोक्रेट जीत जाएंगे। न्यूयॉर्क में आपने देख ही लिया किस प्रकार से ममदानी वहां पे अपना चुनाव जीते हैं मेयर का। तो ये देखिए, जब ये चुनाव हारने की स्थिति आती है तो युद्ध का उन्माद उखाड़ा जाता है। लेकिन जब एक बार युद्ध शुरू हो जाता है ना, बिल्कुल वही स्थिति होती है जैसे आग जब लगती है तुरंत बुझा दी तो बुझा दी, नहीं तो फैलती चली जाती है। पानी जब बहता है, बाढ़ आती है तो पूरे के पूरे शहरों को उड़ा के चली जाती है। वैसे युद्ध के साथ होता है। युद्ध का समर्थन किसी को नहीं करना चाहिए। और मोदी जी अभी भी इजराइल से लौट के आए हैं, इजराइल से बात करें, खाइमेनी साहब से बात करें, मोदी जी बात करें, उनसे कहें कि भाई युद्ध से कोई फायदा नहीं है, अशांति की तरफ विश्व को ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम महात्मा गांधी और बुद्ध के देश हैं, हम शांति चाहते हैं और विश्व शांति के लिए हम लोग चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार का हिस्टीरिया देश के अंदर, लेकिन चलिए एक अच्छी बात हुई, देश के भक्तों को पहले ट्रंप को गाली दे रहे थे 2 महीने से, जब से वो इस तरह की उलझुल हरकतें कर रहा था, अब फिर वो ट्रंप का साथ देने लगे। भाई मुझे भक्तों का ही नहीं समझ में आता, कभी वो जो है हवन कराने लगते हैं, उन्हें सनातनी कहने लगते हैं, फिर उन्हें गाली देने लगते हैं। लेकिन आज से, जब से ये इजराइल ने अटैक किया है, तब से भक्तगण फिर डोनाल्ड ट्रंप की प्रशस्ति करने लगे हैं, उनका गुणगान करने लगे हैं। और ईरान का और रूस का और चीन का
सबकी निंदा करने लगे, जबकि ब्रिक कंट्रीज के लिए अभी 2 महीने पहले ही ये लोग पुतिन की और शी जिनपिंग का प्रशस्ति गान कर रहे थे। तो भक्तों की भक्त माया जाने, लेकिन मैं तो एक भारतवासी और भारत के लिए और विश्व कल्याण के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया को सनातनी भावना को मानने वाले के लिए माननीय मोदी जी से कहूंगा, इजराइल वाले नेतन्याहू से आपकी बहुत ज्यादा दोस्ती है, पेगासस भी आपने उससे खरीदा है, बहुत सारी चीजें खरीदी हैं, और वो भी आपका संपर्क सूत्र है जो अमेरिका में आपकी मदद करता रहता है। जो वो था एप्स्टीन था, वो भी इजरायली एजेंट था। तो कृपा करके शांति स्थापित कराइए और विश्व में शांति हो, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका जो भुगतान करता है वो गरीब आदमी करता है। अमीर का क्या है, वो तो अपना बंकर में चला जाएगा, मस्ती ले लेगा। जो सड़क में चलते हुए साधारण लोग हैं वो मारे जाएंगे, और हमारे देश में तो कोई बंकर भी नहीं है जहां हम अपनी जान बचाएंगे। बिल्कुल सर। और अब बात कर लेते हैं कांग्रेस यूथ के अध्यक्ष की, उदय भानु चिब, जिनको गिरफ्तार करके पुलिस ले गई थी। रात को 1 बजे उन्हें छोड़ दिया गया और उनको जमानत मिल गई है। इस पर कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि आईवाईसी अध्यक्ष उदय भानु चिब को जमानत मिल गई है। कोर्ट में मोदी सरकार की तमाम साजिशें धरी की धरी रह गई और सत्य की जीत हुई। विरोध का अधिकार हमें संविधान से मिला है और कोई तानाशाह इस अधिकार को छीन नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज को मजबूती से उठाती रहेगी। तो ये खबर है सर। कल रात देर रात 1 बजे हाई वोल्टेज ड्रामे में उनको कोर्ट में पेश किया गया और रात को 1 बजे उन्हें जमानत मिली है। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि रात को 1 बजे क्यों, क्योंकि यही तरीका है परेशान करने का। कोर्ट में सुबह भी पेश किया जा सकता था, कोर्ट में दिन में भी पेश किया जा सकता था, लेकिन जो है रात में पेश किया गया। और पहले पुलिस ने बताया था कि सुबह 6 बजे पेश करेंगे, लेकिन अचानक बोल दिया कि नहीं, रात को 1 बजे ही। मतलब ऐसा कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस पूरी कोशिश की गई उनके द्वारा कि उदय भानु चिब को कोई भी लीगल असिस्टेंट ना मिल पाए, क्योंकि अगर आप अचानक से बताएंगे तो फिर वहां पे पहुंचना मुश्किल ही होता वकीलों का। लेकिन फिर भी वकील वहां रात के 1 बजे पहुंचे और आखिरकार जमानत दे दी गई। केस को अच्छे से समझने के बाद, उसके फैक्ट्स को समझने के बाद जो कोर्ट है उसने जमानत दे दी। अब ये जो पूरा मामला हुआ है, इसको लेकर के जो कांग्रेस सब जीत बता रही है और कह रही है कि कोई भी तानाशाह इस अधिकार को छीन नहीं सकता। अब इस पर बीजेपी का क्या कहना है? अच्छा, मुझसे पूछ रही हैं, आपने कहा बीजेपी का क्या कहना है। भाई रात को 1 बजे इसलिए भी कराया होगा इन्होंने पेश, रात को 1 बजे इसलिए भी पेश कराया हो जिससे लाखों कहीं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ना कोर्ट परिसर के आसपास पहुंच जाए और कोई बवाल हो जाए, इसलिए रात को 1 बजे कराया होगा। आपको पता होगा, एक सोशल मीडिया की खबर है, विज्ञान भवन में भी एक युवक ने अपनी टी शर्ट उतार के बनियान में प्रोटेस्ट किया है। देखिए ये मनोभावना होती है, जिस चीज को लाइटली ले लें वो चीज लोग नोट नहीं करते। अब तो प्रोटेस्ट करने का तरीका यही रह गया है। अच्छा, कितनों को अरेस्ट करोगे यार, और बारी बात है बेल मिल जाएगी 1-2 दिन का और नेता भी आप बन जाओगे, आपको पूरा विश्व जानने भी लगेगा। भाई टी शर्ट उतारना ये इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया है। वहां मोहनलाल धाकड़ जो है वो तो पता नहीं क्या क्या उन्होंने उतार दिया था, उनपे तो 24 घंटे में उनको बेल मिल गई, इन्हें तो तब भी 2 दिन जेल में। अच्छा, एक घटना आपने और सुनी होगी, जब शंकराचार्य महोदय पहुंचे थे एंटीसिपेटरी बिल के लिए, 2000 वकील वहां खड़े थे। 2000 वकीलों की भीड़ देख के इन्हें समझ में आ गया होगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में इनका क्या हाल होने वाला है। और ये वो वकील थे जो उस वर्ग को बिलोंग करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रॉन्गेस्ट वोटर है। एक जमाना वो था जब कन्हैया के ऊपर फर्जी आरोप लगे थे, नारे किसी ने लगाए थे, पकड़ा कन्हैया कुमार को था, कोर्ट में जाके वकीलों ने उसकी पिटाई की थी और उसके बाद उसको देशद्रोही बता दिया था। फिर चार्जशीट नहीं हुई, उसके बाद अंततः उसको छोड़ना पड़ा क्योंकि फर्जी मामला था। लेकिन आज वही वकील, 2000 वकील शंकराचार्य जी के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, अपने को और मुसीबत में डाल लिया, वो आशुतोष महाराज खुद ही एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। और ये बात आप शंकराचार्य महोदय ने कह भी दी है, नार्को टेस्ट करा दीजिए आप सबका, आशुतोष महाराज का भी करा दीजिए, सबका करा दीजिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अरे आप जितना ज्यादा असत्य का साथ लेंगे, अधर्म का साथ लेंगे, अंत में सत्यमेव जयते ही होगा। लोकतंत्र को जीवित रहने दीजिए, डेमोक्रेसी को जीवित रहने दीजिए, वरना देश का नुकसान होगा। हम केवल इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि इस प्रकार के कृत्य मत कीजिए, वरना अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को भी जमानत मिलेगी, छिप साहब को भी जमानत मिलेगी, सारे लोगों को जमानत मिलेगी, लेकिन देश को नुकसान होगा। इसलिए एक नजीर बन जाएगा बाद में
तो ये मोदी जी के हित में भी है, भारतीय जनता पार्टी के हित में भी है कि संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करें और इस प्रकार से उसका विरोध न करें। शंकराचार्य महोदय को कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, एंटीसिपेटरी बेल दे दी, क्योंकि उन्हें कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिला, ऐसा प्रामा फेसाई मटेरियल नहीं मिला जिसकी वजह से वो एंटीसिपेटरी बेल को डिनाई करते। और आशुतोष महाराज जो है, अब उनका पूरा काला चिट्ठा भी खुल गया और भारतीय जनता पार्टी के बड़े। अच्छा, एक और खबर आपको सुनी होगी आपने, केशव प्रसाद मौर्य जर्मनी गए थे, जर्मनी से वो ब्रिटेन जाना चाहते थे, ब्रिटेन ने एनओसी नहीं दिया, उनको ब्रिटेन में नहीं घुसने दिया। अब ये बताइए, देश के सबसे बड़े राज्य के उप मुख्यमंत्री को ब्रिटेन ने एनओसी नहीं दिया और ब्रिटेन के अंदर घुसने नहीं दिया। ये तो देश की हालत है। अरे एक देश था हमारा, देश के अंदर जब हम लोग भी विदेश जाते थे, हम तो आम आदमी हैं, हमारी तो कोई औकात भी नहीं है, तब भी इतना सम्मान होता था कि भारत से आए, भारत से आए, चेहरे से हम लोग भारतीय समझ में आ जाते हैं। और केशव प्रसाद जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जैसे मोदी जी को अमेरिका वीजा नहीं देता था, उसी प्रकार से ब्रिटेन ने उनको अपने देश में घुसने नहीं दिया। क्या देश की हालत बना दी है इन लोगों ने। बिल्कुल सर। और एक तो ये हुआ कि कल जमानत मिली, लेकिन कल ही प्रधानमंत्री मोदी एक कार्यक्रम में गए हुए थे, एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में, और वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मजाक उड़ाते हुए ट्रोल्स वाली भाषा पर फिर से उतर आए। जैसे सोशल मीडिया पर कई लोगों ने मजाक उड़ाया, जो एआई समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया था, तो कुछ लोगों ने उनके साथ हाथापाई भी की थी। तो उनका एक तरह से समर्थन करते हुए पीएम मोदी मस्करी करते हुए कहते हैं कि जूते खाकर भागे कांग्रेस के बब्बर शेर। मतलब राहुल गांधी जो बब्बर शेर डायलॉग का इस्तेमाल करते हैं, उससे उसका उसी अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया, जो एक प्रधानमंत्री की शायद गरिमा को शर्मसार करने वाला ही है कि ये तो उनकी गरिमा नहीं होती कि जूते खाने वाली भाषा बोले, यही मर्यादा तो बिल्कुल नहीं होती है। और मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, कानून व्यवस्था मोदी जी के हाथ में है, गृह मंत्रालय के हाथ में। ऐसे में अगर कोई भी कानून को अपने हाथ में लेता है तो मोदी जी को तो उस पर शर्मिंदा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो वो समर्थन दिखा रहे हैं और मस्करी कर रहे हैं कि देखिए जूते खाकर भाग गए पब्लिक के। वही मुश्किल है। देखिए, डिक्टेटर्स के साथ मुश्किल ये होती है, दे एंजॉय व्हेन योर अपोनेंट्स आर बीटन। लेकिन ये प्रक्रिया कभी भी बदल सकती है। देश की शांति के लिए कानून व्यवस्था और जो मर्यादाएं हैं उसका पालन होना बहुत आवश्यक है। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिन लोगों ने भी निर्ममता से यूथ कांग्रेस के वर्कर्स को पीटा है, कानून को अपने हाथ में लिया है, ठीक है, हम ये मानते हैं। अगर आपको लगता है उन्होंने कोई कानून का उल्लंघन किया था, उनको अरेस्ट करते, कोर्ट के सामने पेश करते, लेकिन पिटाई करना, अच्छा, जो लोग पिटाई कर रहे हैं उनकी वीडियो साफ साफ दिख रही है, उनके चेहरे साफ साफ दिख रहे हैं, उनको दंड न देना, गलगोटिया को कोई दंड न देना। गलगोटिया को अभी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बेस्ट यूनिवर्सिटी का वो मिला हुआ है, जो नेक सर्टिफिकेशन होता है जिसमें ए ग्रेड उसे मिला है, उसको भी वापस नहीं लिया गया है। अब बताइए, लाखों बच्चे जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य बर्बाद होगा कि नहीं होगा? कौन नौकरी देगा? निधि, तुम बताओ। 4 PM में अगर तुम्हारा मान लो मास कम्युनिकेशन के 2 बच्चे आ गए इंटरव्यू देने गलगोटिया के, अब संजय शर्मा गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चों को नौकरी देंगे क्या? भाई वैसे तो मैं जानता हूं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी मैंने पढ़ा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी सब जो है केवल पैसे लूटने की मशीन है, बच्चों को एक्सप्लॉइट और टीचर्स को एक्सप्लॉइट करने वाली मशीन है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बच्चों को भेजना ही नहीं चाहिए, लेकिन अब लोगों के पास विकल्प ही नहीं है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 15-15 लाख में MBA कराने के अलावा, क्योंकि सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की उन्होंने बंद कर दिया, जहां अच्छी शिक्षा मिलती थी। टीचर्स की भी मर्यादाएं इन्होंने खत्म कर दी और बच्चों का भविष्य भी बर्बाद कर दिया। अब कोई विकल्प तो है नहीं, तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना। अब एक नई खबर आपने सुनी होगी, हॉस्पिटल के अंदर एक औरत मर गई, मरे हुए 4 घंटे हो गए और डॉक्टर जो है बना उसके बिल बना रहे हैं और दनादन पैसा वसूल रहे हैं। और इस तरह की एक केस नहीं है, हजारों केस होते हैं। जिस आदमी, भाई अगर आदमी की डेथ हो गई है तो उसे उसके परिवारजनों को सौंप दो, वो मर्यादा पूर्वक, लेकिन मरे हुए शरीर को वो पता नहीं इंक्यूबेटर से कैसे करके अपना दिल धड़कता हुआ दिखाते रहते हैं और 50-60 लाख का बिल थमा देते हैं। हर जगह लूट मची हुई, हर जगह गुंडाई मची हुई है। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अगर गुंडाई का समर्थन कर रहे हैं तो बताइए, मैं उसकी भर्त्सना करने के अलावा मैं कर क्या सकता हूँ? टी शर्ट तो मैं उतार नहीं सकता, उतारूंगा वैसे ही बुढ़ा आदमी हो, ठंड वंड लग जाएगी। लेकिन ये एक तरह से जवानों को और युवाओं को ये एक उत्तेजित कर रहे हैं कि अब तुम्हें कुछ, भाई अगर मान लो कोई बनियान पहन के निकल जाए मोहल्ले में, तो उसको क्या जेल में बंद कर दोगे क्या? वो कहेगा नहीं है मेरे पास शर्ट और टी शर्ट, तो मैं क्या बताइए, या तो दे दो मुझे 5,000 रुपए की शर्ट, पहन लूंगा, नहीं है तो मैं तो बनियान पहन के घूमूंगा।
तो बनियान पहनना ही, अब कितने लोग आपको दिखते हैं गर्मी के दिनों में, आपको रिक्शे वाले दिखेंगे बनियान पहन के रिक्शा चलाते हुए? भाई नहीं है। या गर्मी लगती है, अब एसी में थोड़ी उनके कोई ट्रक और जो थ्री व्हीलर्स हैं उसमें एसी थोड़ी लगा हुआ है। कनाडा अमेरिका में वहां ट्रक ड्राइवर जो है वो कमाते भी हैं 1.5 करोड़ रुपए, और वो बिल्कुल एसी उनका केबिन भी होता है, जो राहुल गांधी ने दिखाया था। हमारे यहाँ तो बिल्कुल नारकीय स्थिति होती है। आप किसी ढाबे में चले जाइए, आधे लोग आपको बनियान पहने मिलेंगे। तो उसी में जेल में बंद करने लगे हैं तो 80% जनता तो वैसे ही जेल में बंद हो जाएगी। बिल्कुल सर, और विरोध करना कोई बुरी बात नहीं है, और वही बताया गया है कि ये तो तानाशाही की प्रवृत्ति है। अगर किसी का को विरोध करने पे गिरफ्तार कर लिया जाए, टी-शर्ट उतारने पे गिरफ्तार कर लिया जाए, और रोज ही सड़कों पर प्रदर्शन होते हैं, हम देखते हैं। हम भी यहाँ से निकल रहे होते हैं, लखनऊ में भी, लखनऊ की बात कर रही हूँ मैं। हर रोज कोई ना कोई पार्टी का प्रदर्शन होता ही रहता है, लेकिन अगर ऐसे ही जेल में डालने लगे तो सारी जेलें ऐसे ही भर जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि कोई विरोध कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि जो जमानत मिली है बहुत सोच समझ के दी गई है, कि वाकई में ये तानाशाही नहीं है कि किसी को भी पकड़कर जेल में डाल दिया जाए। देखते हैं कि अब कांग्रेस की, यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आगे क्या करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।